डेल्टा का बाप है ओमिक्रॉन। नया वेरिएंट आया, खतरा गहराया। बच के रहना, ओमिक्रॉन मार डालेगा। नया कोरोना खा रहा ताव, कैसे हो बचाव। ओमिक्रॉन की बारी, क्या है तैयारी। कोरोना काल के वो खौफनाक दिन कौन भूल सकता है। घर भी चार दीवारी लगने लगा था। लोग एक दूसरे से इस कदर डरने लगे थे कि किसी के चीख भर देने से रूह कांप जाती थी। वो कोरोना का पहला रूप था। फिर कोरोना म्यूटेट होने लगा। कोरोना, जिसे पीएम ने बहुरूपिया कहा था, अपने हर रूप के साथ और खतरनाक होता चला गया। अब जो वेरिएंट सामने आया है, जानकार बता रहे हैं कि वो डेल्टा का भी बाप है, यानी और भयानक और खतरनाक। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज जब सिस्टम सुस्त दिख रहा है और हम मस्त, ये ओमिक्रॉन को न्योते की तरह है। कुछ कुछ आ बैल मुझे मार जैसा। दूसरी लहर की दुश्वारियों की वजह से आज सवाल है कि हम कितने तैयार हैं। आज चर्चा इसी पर। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको मिलवाता हूं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा सीनियर प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर लोकेंद्र, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर लोकेंद्र, दुनिया भर में जिस तरह से हम ओमिक्रॉन को लेकर हलचलें देख रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि हर कोई डरा हुआ है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है जी। दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर एक डर का माहौल आप भी देख पा रहे हैं? हेलो, आपका क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही शायद, मुझे लग रहा है। जी, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे डॉक्टर लोकेंद्र? हाँ, आवाज आ रही है। जी डॉक्टर लोकेंद्र, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या दुनिया भर की हलचलें ये बता रही हैं कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन अब खौफ का एक पर्याय बन रहा है? मैं इसमें कुछ थोड़ा सा अलग व्यू रखता हूँ। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो नया ओमिक्रॉन वायरस जो है B.11.529 जो वेरिएंट है इसका कोविड का, वो आपका मीडिया के माध्यम से जो सब जने कह रहे हैं हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है उसकी इसकी, और करीब 30 से ज्यादा वेरिएंट हैं इसमें अब तक हो चुके, 30 से ज्यादा म्यूटेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसमें अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत अर्ली स्टेज में है। अपन इस समय जो सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो बहुत अच्छा पहले, आप मीडिया के माध्यम से भी जो किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बहुत अच्छी पहल है उसके लिए। उसके लिए सर्विलेंस और स्क्रीनिंग करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ चीजें अपन जिनको ध्यान रखने की चीज है वो ये है कि इसमें कोई एडिशनल सिम्टम या कोई नए सिम्टम तो नहीं है, ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा। वही पुराने सिम्टम है इसमें। दूसरा, इसके जो सिम्टम है वो माइल्ड सिम्टम है। ये ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में 2 महीने से मौजूद है और माइल्ड सिम्टम है। स्प्रेड जरूर अपन कह रहे हैं डेल्टा से ज्यादा ये स्प्रेड हो रहा है। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कोई करंट ट्रीटमेंट है उसमें कोई ऐसा तो नहीं है वो करंट ट्रीटमेंट इसमें वर्क नहीं कर रहा। वो भी ऐसा भी नहीं है, अपने पास जो करंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो इसमें वर्क करेगा। चौथी चीज ये आती है कि वैक्सीन इस पे वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वैक्सीन भी वर्क कर रहा है। अभी तक का जो डेटा है उसके हिसाब से अपन ये कह रहे हैं कि वैक्सीन भी इसमें कारगर है। प्रेजेंट जो ट्रीटमेंट है उसमें भी कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है। सिम्टम इसके माइल्ड है, कोई नए सिम्टम नहीं है किसी तरह के। कोई जो ये डॉक्टर लोकेंद्र कहा जा रहा है कि ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है, मेरे ख्याल से उसका बेसिस ये हो सकता है कि 9 नवंबर को डिटेक्ट हुआ, 20 दिनों के भीतर वो यूरोप एशिया तक पहुंच गया। लेकिन इसके को खतरनाक कहना अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। इसकी अभी तक पूरा अपन ये सब प्रेडिक्शंस ही हैं कि ये खतरनाक स्टेज में है होगा या खतरनाक साबित होगा। ये बहुत अर्ली स्टेज में अपन इस तरह से प्रेडिक्ट करना अच्छी बात अच्छा नहीं है, क्योंकि अपन को सामंजस्य रखना है दोनों चीजों को। अपन को काम भी सारे करने हैं और वायरस से लड़ना भी है। तो लड़ने के लिए अपने पास आज की स्टेज में अपने पास सब तरह के हथियार हैं इससे लड़ने के लिए। वैक्सीन भी है, अपने पास ट्रीटमेंट भी है,
अपन को सर्विलेंस और स्क्रीनिंग रखनी है जारी, और मास्क और ये भी रखना है। अब इन दोनों में सामंजस्य है। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो अपन को छोटे छोटे इन्फेक्शन होके इम्यूनिटी डेवलप होगी, मास्क पहनेंगे तो एटलीस्ट इन चीजों से वायरस स्प्रेड नहीं होगा। तो अपन को इन दोनों चीजों का सामंजस्य रखना है। ऑलरेडी अपन जो सीरो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें अडल्ट और बच्चों में सब में 60 to 70% ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं, इसके एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रहे हैं। एंटीबॉडीज से भी ये रेस्पॉन्स करेगा, वैक्सीन से भी रेस्पॉन्स करेगा, ये अभी तक ऐसा लग रहा है कि करेगा रेस्पॉन्स। और अपन अर्ली स्टेज में इस तरह के पैनिक क्रिएट करना या पैनिक होना ठीक नहीं समझता मैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं डॉक्टर लोकेंद्र एक बात जोड़कर फिर डॉक्टर समीर भाटी के पास जाऊंगा। इस देश के साथ दिक्कत क्या है ना कि सुविधा मिलती है तो फिर उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, जैसे माल मुफ्त दिले बेरहम लगाओ कब पर कब, ये उस टाइप की स्थितियां हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से हवा क्रिएट करना जरूरी है। मैं मीडिया का बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हवा क्रिएट करने के पीछे एक रीजन है। और आप देखिए जिस तरह से गाइडलाइंस जारी हुई हैं या कुछ कंट्रीज ने ट्रैवलिंग पॉलिसीज को लेकर जिस तरह के पाबंदियां लगाई हैं, वो उसी कारण से है, जहां तक मेरी अपनी समझ है। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि क्या ये ऐसा वेरिएंट हो सकता है जो तीसरी लहर का सबब बने? देखिए, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे सामने जो भी चैलेंज एक आ सकता है, हमेशा एक संभावना बनी रहती है वो वायरस के म्यूटेट करने की। और जिस तरह से अब WHO ने इसको कैटेगराइज कर दिया था कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में, और जैसे हमारे पहले भी 4 वेरिएंट थे जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और अभी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि 9 नवंबर को जिस तरह से फर्स्ट केस इसका आया था, और अभी इसका ट्रांसमिशन और बाकी अदर कंट्रीज में जो हमने इसका स्प्रेड देखा है, तो निश्चित तौर पर हम वायरस के अंदर कोई नया म्यूटेशन होता है उसमें 3 चीजें देखते हैं कि क्या ये संक्रामक ज्यादा है, या लीथल ज्यादा है, या इम्यून को एस्केप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर अभी तक का जो डेटा आया, निश्चित तौर पे वो डेटा उतना ज्यादा नहीं है, पर हाँ, डेटा इस तरफ सजेस्ट करता है कि ये संक्रामक तो है। क्योंकि जिस तरह के इसके अंदर म्यूटेशंस देखे गए, जो 50 म्यूटेशन देखे गए, जिसमें 30 के करीब म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर देखे गए हैं, जिससे वो वायरस ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है। तो इसीलिए बाकी भी जो अदर कंट्रीज में जिस तरह से ट्रेवल बैन और ये सब किए गए, ये देखिए हम क्यों कर रहे हैं। हमने जैसे सेकेंड वेव में देखा, सेकेंड वेव में जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट अभी तक का सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिएबल और सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट माना गया। और साउथ अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट को भी ओमिक्रॉन ने तेज कर दिया है। डॉक्टर समीर, मुझे एक बात समझाइए, जैसे प्रदेश में हमने देखा कि 70% कुछ केसेस ऐसे आए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली, यानी जो इनिशियल 54 केसेस शुरुआती दिनों में दर्ज किए गए थे एक लंबे जीरो के बाद, उसमें से 39 वो थे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। अभी हम ओमिक्रॉन की बात कर ही नहीं रहे, ये तो पुराना ही वायरस है जिसने वैक्सीन को जंप करके लोगों को संक्रमित कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के, हमने शुरुआती तौर से शुरुआती दिनों से कहा था कि वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगी, बीमारी की गंभीरता से बचाएगी। तो वो हमारे पास सीवियरिटी ऑफ केसेस नहीं आ रही, बीमारी गंभीर उस तरह से नहीं हो रही, हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी नहीं बढ़ा है। बट वायरस, आप इन्फेक्शन तो हो ही सकता है और इन्फेक्शन स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। उसके लिए तो जो हम बात कर रहे थे कि आपको मास्क तो फिर भी लगाना होगा। हाँ, तो ये हम ये कह सकते हैं कि गंभीर खतरे से बचाव की गारंटी तो है ही है वैक्सीनेशन, और कम से कम इलाज थोड़ा आसान हो जाता है। डॉक्टर लोकेंद्र, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि देखिए, कई कैटेगरीज के लोग होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी और आम बोलचाल में भी। मैं बात कर रहा हूं जो हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए क्या सलाह, वही जो रूटीन में सबके लिए है या उनके लिए कुछ अलग? नहीं, हाई रिस्क कैटेगरी के लिए तो वही जो इतने टाइम से मीडियम के माध्यम से और एक्सपर्ट के माध्यम से जो एडवाइस किया जा रहा है कि अपन को मास्क, सैनिटाइजेशन और ये रखनी है, अपनी प्रिकॉशन रखनी है, और अपन को सर्विलेंस और स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं हो कि अपने कुछ प्रॉब्लम हो और अपन जांच कराने से झिझके के या डॉक्टर से कंसल्ट करने से झिझके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपन को पूरा एक्टिव सर्विलेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्क्रीनिंग की जहां भी स्क्रीनिंग हो रही है वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपन को अपने आप को वॉचफुल रहना बहुत जरूरी है,
पूरा मॉनिटर करना, जरूरत पड़े तो पैरामीटर्स जांच कराना, ब्लड पैरामीटर्स की जांच कराना, वो सब जरूरी है। वो सब चीजें लागू होती हैं जितने भी हाई रिस्क कैटेगरी के केसेस हैं। बाकी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि आप लोग जागरूक करने की कोशिश करें। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि ये ठीक है, जागरूक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इतना ज्यादा सीवियरिटी कहीं दिख नहीं रही इसमें कि डेल्टा में जितने अपन परेशान हो, वैसा हॉस्पिटल एडमिशन, आईसीयू बेड एडमिशन, ऑक्सीजन बेड एडमिशन, इन सब चीजों से चीजें कैलकुलेट होती है। इसमें माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं इसमें ज्यादातर, और सिम्टम भी सेम है, ट्रीटमेंट में भी अपन को कोई बदलाव नहीं है, वैक्सीन भी कारगर है, इसलिए अपन को पैनिक नहीं होना, पॉजिटिव सोच के साथ ही अपन को रहना है। हाँ, लेकिन जब तक हम डॉक्टर लोकेंद्र, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, जब तक हम 100% वैक्सीनेशन के स्टेटस को टच नहीं कर लेते इस देश में, तब तक वो खतरा तो है। वो आपका कहना बहुत अच्छा है। अपन को वैक्सीन के लिए सबको जागरूक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन करना है, लेकिन अपन यूरोप से या दूसरी कंट्रीज के लोगों से अपन कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हिंदुस्तान के लोग वैक्सीन के मामले में बहुत आगे हैं उन लोगों से। वहाँ नो वैक्सीन का ड्राइव चलता है, मेरा शरीर मेरा वैक्सीन, मेरा शरीर मेरी मर्जी, इस तरह के अभियान वहाँ बहुत चलते हैं। अपने हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जागरूक है, मीडिया भी यहाँ का जागरूक है, बहुत जागरूक तरीके से मुद्दों को उठाता है और लोगों को मोटिवेट करता है। वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छी ड्राइव चल रही है अपने यहाँ, और भी स्क्रीनिंग और सर्विलेंस के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसलिए अपन को जागरूक कराना है, ये तीनों वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग, सर्विलेंस पे ध्यान देते हुए अपन को वायरस से लड़ना है। आने वाले टाइम में इसी तरह के वायरस और कई चीजें आती रहेंगी। अपन को अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी भी डेवलप करनी है, मास्क भी लगाना है, बिना मास्क की इम्यूनिटी भी डेवलप करनी है, मास्क के साथ भी अपन को रहना है, और ओपन क्लोज स्पेस में अपन मास्क लगाना है, ओपन स्पेस में अपन चाहे तो मास्क हटा सकते हैं। अदरवाइज अपन को मास्क और इस तरह से वैक्सीनेशन और सर्विलेंस स्क्रीनिंग के साथ अपन को समय निकालना पड़ेगा आने वाला टाइम। ठीक है, ये तो बात हुई निजी स्तर पर। अब मैं बात कर लेता हूँ सामाजिक स्तर पर। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ। आपने भी डॉक्टर समीर नोट किया होगा कि 2020 की बात अलग थी, लोग डर रहे थे, सामने वाले ने छीका नहीं कि मैंने कहा नहीं कि गॉड ब्लेस मी, जबकि बोला गॉड ब्लेस यू जाता है। मैं जो पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाहता हूं वो ये कि आज लोग आकर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वो गले भी मिलना चाहते हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। कि सामाजिक स्तर पर अब काफी रिलैक्स कर गए हैं लोग, उनके लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? क्योंकि मैंने निजी तौर पर महसूस किया है कि सख्ती नहीं है तो फिर कोई किसी से कुछ भी नहीं करवा सकता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार की तरफ से जो कदम उठने चाहिए वो चीजें चल रही है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ये सब चीजें, जीनोम सीक्वेंसिंग पर अगर हम बात करें सामाजिक तौर पर, तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है उसके बाद से ज्यादातर सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम इम्यून हो गए हैं हर तरह के वायरस से, है ना। तो एक तो ये चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है। अभी भी हमारी 10 से आई थिंक 12 करोड़ के करीब अडल्ट पॉपुलेशन है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, उनको अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। एक तो वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा बहुत सारा अभी भी संख्या ऐसी है जो अपनी सेकंड डोज भी लगवाने के लिए अभी नहीं आए हैं। तो एक ये सबसे बड़ा, क्योंकि सेकंड डोज अभी सबको ये लग रहा था कि वायरस तो चला ही गया है, पर वायरस अभी हम डेल्टा वेरिएंट की भी बात करें तो वो भी पूरी तरह से गया नहीं है। अभी भी हमारा 8-10 हजार केसेस के ऊपर मामला अटका हुआ, अभी भी केसेस चल रहे हैं। इवन अभी बीच बीच में जो सुनने के में आता है कि कुछ कुछ क्लस्टर में से काफी केसेस देखने के लिए आ रहे हैं कि कहीं हम सुन रहे हैं कि कहीं पे इस तरह का प्रोग्राम हुआ, वहां सभी के सभी लोग इन्फेक्ट हुए, ऐसी चीजें चल रही है। तो इन सब चीजों को हमें अभी ध्यान में रखना, और साथ में जो नई तरह के वेरिएंट है वो हम हमेशा सुनते ही रहते हैं। और अभी जिस तरह से ये सामने एक हमारा वेरिएंट आया, अभी हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी वैक्सीनेशन, जिन लोगों ने नहीं लगवाया, एटलीस्ट अपनी वो वैक्सीन जरूर लगवा ले। जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है वो लोग, और जिन्होंने अपनी सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो लोग। और इसके अलावा हमारे वनरेबल पॉपुलेशन है तो उसको जरूर प्रोटेक्ट करके रखना है, जो हमारे कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर हमें जरूर निगरानी रखनी है, ध्यान रखना है। जिस तरह से अभी एक एडिशनल डोज की भी बात चल रही है हमारे हेल्थ केयर वर्कर स्पेसिफिकली, क्योंकि उनमें वैक्सीनेशन ड्राइव आप देखिए कि 16 जनवरी से शुरू हो गई थी, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो सरकार अभी एडिशनल डोज के ऊपर और बूस्टर डोज के ऊपर भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है।
हाँ, और देखिए फिर बात वही है कि जिस तरह से केसेस अभी हाल के दिनों में दोबारा सर्ज किए हैं, उसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि जैसा कि हमने कहा कि सावधानियां हटी और अब दुर्घटना घटने की शुरुआत हुई है। ये दुर्घटना बड़ा हादसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही उठानी पड़ेगी। डॉक्टर समीर, एक सवाल और मेरा आपसे, अब देखिए मैं उस टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ जिसके लिए आज इस चर्चा को बुलाया गया कि हम कितने तैयार हैं। मैं चाहता था कि मेरे दर्शक इनिशियली ओमिक्रॉन को लेकर तमाम चीज़ें सुन लें और उसके बाद फिर हम उनको बताएंगे कि आज हम किस कंडीशन में हैं कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो फिर क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि दूसरी लहर ने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डरा दिया, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करने पड़ा। मतलब एक ऐसा बुरा सपना जो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है वाली स्थिति है। अब अगर ये वायरस या ओमिक्रॉन जो कि म्यूटेंट है वो खुदा ना खास्ता आए, लेकिन अगर आ गया और अगर तीसरी लहर की दस्तक है और तीसरी लहर आ गई, तो क्या हम अब बेहतर रेडी हैं पिछली बार से, या पूरी तरह रेडी हैं, या उतने ही रेडी हैं जितने पिछली बार थे? हाँ, देखिए इसके ऊपर हम बात करें, अभी तो हमारी जिस तरह से प्रोएक्टिवली स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, काफी सारी चीजों पे, इंटरनेशनल ट्रेवल्स पे भी काफी सारी गाइडलाइंस आ गई है कि उसके ऊपर हम जीनोम सीक्वेंसिंग पे हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अगर हम अपने टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन प्रोटोकॉल जो एसओपीज है वो हमारी पहले से काफी हद तक पहले बनी हुई है। अब इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही आ जाता है कि हमें अगर किसी भी तरह का हमें लगता है इसको, तो हमें उसको ट्रांसमिशन को रोकना होगा। उसके लिए हमारी पहले से, मतलब इसमें कोई भी नया अगर म्यूटेंट भी आता है तो उसके लिए गाइडलाइंस कोई अलग तरह की नहीं होगी। गाइडलाइंस और एसओपीज तो ऑलमोस्ट सभी तरह की सेम रहेगी, टेस्टिंग प्रोटोकॉल भी सभी तरह की सेम रहेंगे। इसलिए अब निश्चित तौर पे सरकार भी काफी प्रोएक्टिवली काम कर रही है। और आप मेरे से पूछे तो हाँ, हम पहले से बेहतर तरीके से तैयार हैं अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो। ठीक है, तो डॉक्टर लोकेंद्र, अब देखिए पिछले 24 या 48 घंटे के भीतर एक व्यक्ति का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन उससे पहले ही वो विदेश चला गया और फिर यहाँ पे रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये हमारे सिस्टम की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। अब मैं कहूँ कि कौन चेक कर रहा है जो माउंट आबू में गुजरात से पर्यटक आ रहे हैं, कौन चेक कर रहा है उनकी रिपोर्ट है या नहीं है? या मैं ये कहूँ कि अगर आज कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो कौन उनके चालान काट रहा है? ये जो शिथिलता देख रहे हैं, ये गंभीर खतरे के संकेत दे जाती है। ये आपका कहना ठीक है कि ये चीजें जो शिथिलता है उन पे अपन को निगरानी रखनी है, ये आप बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये टाइम इतना ज्यादा हो चुका है, मैं जैसे शुरू से ही इमरजेंसी हो, कोरोना इमरजेंसी हो, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग आज की तारीख में भी हम लोग कर रहे हैं। 24 आवर्स ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग, हम डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आईसीयू एडमिशन हो, आईसीयू फैसिलिटी हो, ऑक्सीजन फैसिलिटीज हो, अपन इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है। बाकी मास्क नहीं लगा रहे और इनके चालान करना और बीमारी का फैलना और ये सब चीजों को कंट्रोल करना पॉसिबल इतना नहीं है। अपन कोशिश कर सकते हैं इन चीजों के लिए, लेकिन फिर भी अब मैं तो ये कहूंगा कि भारत की जनता जागरूक भी है, भारत की जनता बहुत अच्छी तरह से